Assalamu alaikum. We are doing dynamics today and we were doing initially last week में हम लोगों ने DC सर्किट और करंट का चैप्टर किया था. हम लोग अब जो है we are starting the deformation. A tensile force of 7 meganewton is applied to a sample of steel. This causes the sample to extend 5 millimeter in the direction of the force. The sample obeys Hooke's law. What is the work done to extend the sample? अब देखो, ये जो सवाल होते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सब में डिफॉर्मेशन में यही होता है कि यू हैव टू मेक अ डेटा फर्स्ट. द टेंसाइल फोर्स, तुम्हें ये दिया हुआ है फोर्स, एफ की वैल्यू दी हुई है. एक्सटेंड बाय, ये तुम्हें एक्सटेंशन दी हुई है. सैंपल हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो वही है कि हम फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दें. सिंपल हुक्स लॉ तो लगी रहे. तो अब अगर हम वहां से करें तो F इज इक्वल टू के एक्स तो होता है, लेकिन हमें कुछ दिया हुआ नहीं है और वो खुद कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये वर्क डन की डेफिनेशन का फॉर्मूला है. तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम F इंटू डी कर दें. इस पर जरा थिंक करो. 7 मेगा न्यूटन है, इसको 5 मिलीमीटर. चलो अब ये वाली वर्किंग करो. आंसर आए तो मुझे बताइएगा. वंस यू गेट द, आप में से जो भी कैलकुलेशन में हेल्प कर सकता है वो कैलकुलेशन में हेल्प करे और लेट मी नो द आंसर. आंसर दो ऑप्शन में आ रहे हैं, यहाँ किलो जूल भी है, जूल भी है. हम लोग कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन. डी आ रहा है. एक आंसर सजेस्ट हो रहा है डी.
दो लोगों ने आंसर बताया है डी। बाकी लोग भी अपनी राय दो। एमसीक्यूज कभी कभी ट्रिकी होते हैं। डबल चेक कर लेते हैं दूसरी वाली अप्रोच से ना, कि देखो एफ इज इक्वल टू होता है के ई। डबल चेक कर लेते हैं और पहले ऐसा कर लेते हैं कि हम के निकाल लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने शायद ये फॉर्मूला यूज करके जल्दी की है और इससे के निकलेगा। अच्छा, फिर फॉर्मूला होता है वर्क डन का हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको भी जरा ट्राई करके देखो कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला मॉडिफाई करूं तो के एक्स इंटू एक्स हाफ इंटू एफ एक्स, ये लॉजिक लगाओ। इससे जैसे एक बच्चे ने बताया कि आंसर मैच नहीं कर रहा, उसकी वजह हमने फॉर्मूला जो लगाया है ना, उसमें हमने एक्चुअली हाफ नहीं लगाया। जब हुक्स लॉ ऑबे होता है, जब हुक्स लॉ ऑबे हो रहा होता है, तो आपको याद होगा कि ये फोर्स है, ये एक्सटेंशन है और ये उसका एरिया है। ठीक है, तो इसमें जो एरिया होता है, एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एफ ई। ये मिस्टेक हुई थी, इसको चेक कर लो। सही है, फिर 17.5 आ जाएगा। सी। हमारे पास एक हाफ का इशू था, तो वो हाफ लगना रह गया था, तो उसमें the graph shows the force extension graph for a wire. The wire is already extended by a force of 60 Newton. हाँ सही है, सी आंसर। How much work is done to increase the extension of the wire by 2 millimeter? जो वायर है ना, वो ऑलरेडी 60 तक खिंची हुई है। 60 से आगे जाना है तुम्हें, 60 तक तो वायर खिंची हुई है। देखो ये आ गया 60। 60 पे जो वैल्यू आ रही है वो है 2, 10⁻³ मिलीमीटर में है ना। वो कह रहे हैं उसको 2 इंक्रीज करो, तो जब 2 इंक्रीज करूंगा तो ये आ जाएगा 5 पर। ऐसे आ गया 5 पर। ये देखो, ये वो अब बेसिकली ये वो पोर्शन आ रहा है विच इज द इंक्रीज इन एक्सटेंशन। वर्क इज डन टू इंक्रीज द एक्सटेंशन।
ख्याल रखना, मिलीमीटर को मीटर बना लेना, उसने बनाया हुआ है ना। तो अब तुम बताओ इसका एरिया किससे निकालोगे? इट लुक्स लाइक अ ट्रिपेजियम। और अगर तुम ट्रिपेजियम वाला फॉर्मूला लेते हो तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये लगा दो। ये वाली वर्किंग ट्राई करो जरा। इसकी हाइट होगी 2, हाइट 2 रख लो। पॉइंट 16। अब 2-3 लोग कह रहे हैं 0.16, बाकी लोग भी कंफर्म कर दें। A platform is suspended by four steel wires. 4 steel wires हैं. Each wire is 5 meter long and has a diameter 3 millimeter. The Young modulus is this much. यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है और 4 तारे हैं, हर तार की लेंथ है 5. The wires obey Hooke's law when a load of mass 200 kg is placed on the platform. ये mass है. How far will the platform descend because of the extension of the wire? अब इसमें ऐसा है कि देखो इसका जो लोड का, इससे जो वेट बनेगा ऐसे करके ना, तो पहले वेट बना लेते हैं 200 इंटू 9.8, इससे वेट बन जाएगा। ये जो वेट बनेगा, ये चारों तारें जो हैं वो पैरेलल में लगी हुई हैं, तो तारों पे डिवाइड हो जाएगा। तुम पहले वेट निकालो और उसको ना डिवाइड बाय 4 कर दो। इससे तुम्हें मिल जाएगी फोर्स की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू FL अपॉन AE, ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाउ फार, एक्सटेंशन निकालनी है। तो अगर एक्सटेंशन को सब्जेक्ट बनाता हूं तो FL अपॉन AE, एरिया अलग से निकाल दो मुझे, पाई d² अपॉन 4, यहां से एरिया निकाल लो। डायमीटर है 3 मिलीमीटर, ठीक है, इससे निकलेगा एरिया। एरिया रखेंगे और लेंथ रखेंगे, यंग मॉड्यूलस सब कुछ दिया हुआ फिर, और वो करके मुझे फिर ई निकाल दो। शाबाश, जल्दी से।
अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं डी और कुछ कह रहे हैं सी। ये अब डिस्प्यूट हो रहा है। आप लोग आंसर दोबारा, सी और डी में डिस्प्यूट आ रहा है। ज्यादा लोगों ने ऑप्शन बोला है डी। आंसर बताओ, ई की वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज अ मेन क्वेश्चन। ई की वैल्यू जो आ रही है, अब रिजवान कह रहे हैं सी। अब ये डिस्प्यूट है, अब पता नहीं इसमें हमें एक्सटेंशन निकालनी थी ना, तो पहले हमने 4 से डिवाइड कर दिया, लोड चारों पे चला गया क्योंकि बीच में रखा हुआ है। चलो फिर इसमें अभी मेरे पास सी रख लेते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आई विल चेक इट एंड आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली। अ मास ऑफ 60 ग्राम, a mass of 60 gram is suspended from a spring and the distance from the bottom of the spring to the floor to be measured to be 16.4. The mass is replaced with a 100-gram mass and the distance from the bottom of the spring to the floor is now measured to be 12.6. इसने स्टोरी ऐसे बनाई है कि देखो, तुम एक स्प्रिंग लटकाओगे ना, तो उसको अगर तुम ऐसे लटका देते हो, ये तुम्हारा स्प्रिंग है और उससे लोड लटका हुआ है, तो नीचे जो लोड का डिस्टेंस होगा ये वाला, ये इसको रख के बात कर रहा है। स्प्रिंग का जो जमीन से डिस्टेंस है, शुरू में जब हमने लोड रखा था 60, तो ये डिस्टेंस था 16.4, और जब हमने लोड रखा, हमने जरा हैवी लोड लटका दिया, तो ये जरा ज्यादा नीचे आ गया। और अब जो जमीन से डिस्टेंस है वो है 12.6। अब इसमें सवाल में देखा जाए तो असल चीज तो एक्सटेंशन है। 60 पे 16.5 की लेंथ थी, और जब हमने मास को 100 कर दिया, 100 का मतलब 6 मास इज रिप्लेस बाय 100, तो 60 की जगह 100 आ गया, 40 और कर दिया ना। तो अब वो कह रहे हैं स्प्रिंग फॉलो शुक्ला, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग? फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू के ई। हमें निकालना है के। तो अब नजर तो आ रहा है कि 16.4 माइनस 12.6 कर दें तो एक्सटेंशन रिवर्स में निकल आएगी। तो पहले ऐसा करो, एक्सटेंशन निकाल दो मुझे। इससे निकलाएगी एक्सटेंशन। अब मसला लोड का फैसला करना है कि लोड कैसे रखें। पहले था 60, बाद में हो गया 100, तो लोड में जो चेंज आया वो है 40 ग्राम। तो अगर मैं उसको रखता हूं तो 100 माइनस 60, 40, लेकिन ग्राम है। 40 ग्राम को फिर न्यूटन बनाओ, 40 अपॉन 1000 करूंगा तो केजी आ जाएगा। और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हाउ मच इज 16.4 माइनस 12.6?
3.8 सेंटीमीटर, ख्याल रखना, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन एक बड़ा मसला है इनके यहाँ, और ये इसको जानबूझ कर लेके बैठे रहते हैं। तो एक्सटेंशन आ गया, तुमने वेट को फोर्स बना लिया, अब पुट करके ना के निकालो, के होगा एफ अपॉन ई। इसमें एक आंसर सजेस्ट हो रहा है सी, 1.05, 10.3। ज्यादा लोग कह रहे हैं सी। A wire of circular cross section which obeys Hooke's law is used to suspend a basket as shown. The Young modulus for the material is this. When a weight of 34 न्यूटन, ये हमारा लोड हो गया, is added to the basket, the strain in the wire increases by this. ये इसने हमें वैल्यू दी हुई है स्ट्रेन की। हाँ फिर सही है इस बार। What is the radius of the wire? ये हमसे मांग रहा है रेडियस। अब यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, E is equal to स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ऐसा करते हैं कि यहां से ना स्ट्रेस निकाल लेते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस निकल आएगा। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या, अच्छा इससे ना हम स्ट्रेस निकल आएगा, स्ट्रेस निकल रख के ना फिर हम एरिया निकालते हैं। एरिया होगा फोर्स अपॉन स्ट्रेस। इससे तुम लोग एरिया निकाल लो। जब एरिया निकल जाएगा तो एरिया निकलने के बाद फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। उसमें आर को सब्जेक्ट बनाओ, ये देखो वर्किंग ना, और इतनी लंबी हो जाती है एमसीक्यू में। तो यहां से एरिया निकलेगा और जो स्ट्रेस निकलेगा वो यहां रख दें। शुरू करें, पहले स्ट्रेस निकालें, स्ट्रेस को रखकर एरिया निकालें, एरिया को रख के रेडियस निकालें।
एक आंसर सजेस्ट हो रहा है सी। दो तीन लोग अब सी पे हैं, दो तीन लोग सी पे कंसेसिस कर रहे हैं, तो सी शुड बी द आंसर देन। An unstretched rubber cord is stretched by a force. The force F is plotted against the extension. F is slowly increase from zero. ऊपर वाला लोडिंग ग्राफ है, वो जो मैंने आपको जैसे क्लास में समझाया था, ये एक कहलाता है लोडिंग। The force F is plotted against the extension F. F is slowly increased from zero, causing the cord to extend along path P. F is then reduced back to zero along path Q. कह रहे ये बताओ दोनों कर्व्स के बीच में एरिया किसको शो कर रहा है। अब ये सवाल तो मेमोरी बेस है। ये जो स्केचेस होते हैं इस तरह के, इनमें जो एरिया दोनों स्केच के बीच में आ रहा होता है वो किसको शो करता है। That area shows the energy which could not be recovered. It converts into some other form. जो एरिया दोनों स्केचेस के बीच में होता है वो शो करता है उस एनर्जी को जो रिकवरेबल नहीं होती, परमानेंट लॉस हो जाता है। तो क्या आंसर होगा बताओ। Some people are saying B. B का मतलब है the energy that causes plastic deformation। तो रबर है ना, रबर में देखो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो बहुत कम होती है। हाँ, सी लुक्स टू बी द राइट आंसर, क्योंकि देखो रबर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो नहीं होती। दूसरी बात ये कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो बीच का एरिया नहीं होता डायरेक्टली। जो मैंने आपको नोट्स में कराया था वो कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों कर्व्स के दरमियान का जो एरिया है वो उस एनर्जी को शो करता है जो रिकवर नहीं हो सकती। The Achilles tendon is a rabbit's leg. In a rabbit's leg is a stretch when the rabbit jumps. The graph shows the variation with tension of the length of the tendon. What is the strain energy in the tendon when the tension is 400 Newton? अब ये कह रहे 400 पे जाके स्ट्रेन एनर्जी निकाल दो, तो एरिया इन्वॉल्व है।
ये मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया ना। अब आप मुझे इसका एरिया निकाल के दो। लेंथ मिलीमीटर में है, हमें 400 न्यूटन पे वर्क करना है, 400 न्यूटन पे। ये वाला नंबर जो है ये लग रहा है 35। बाकी सारी वैल्यूज तो विजिबल है, लेकिन ग्राफ फॉल्स ओरिजिन जो है वो ले रहा है। और ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर ये है 37। अब ये आपको सॉल्व करके देना है। सी सी कैसे आ रहा है, 2.4 कैसे आ रहा है? अच्छा, इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन कभी कभी लोगों को आता है कि कौन सा एरिया लेना है। मैंने जब नोट्स में आपको कराया था तो यहाँ लोड है, यहाँ एक्सटेंशन है, और ये वाला एरिया है, ये वाला। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन कर दी जाए और ये फोर्स, तो फिर आपको ये वाला एरिया लेना है। इससे शायद गलती हो रही है, इसको ठीक कर लें। हम्म A tensile force is applied to an unstretched rubber band, causing it to stretch. The tension force
the tensile force is then removed. A tensile force is applied to an unstretched rubber band, causing it to stretch. The tensile force is then removed, which statement about the rubber band must be correct. ये thinking questions होते हैं, elimination से करना पड़ता है. If the rubber band stretches elastically and plastically, all the work done by the force is converted to thermal energy in the rubber. ये बात क्या सही है कि रबर बैंड में फिर एनर्जी अगर सारी कन्वर्ट हो गई थर्मल में, तो फिर तो रबर बैंड कभी वापस ही नहीं आएगा? तो ये तो गलत है. रबर बैंड वापस तो आता है, जितना मर्जी खिंच जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही वापस ना आए. थोड़ा बहुत तो लाजमी आएगा, बल्कि बहुत ज्यादा वापस आ जाता है. दूसरा, इफ द रबर बैंड स्ट्रेचेस इलास्टिकली इट ओबेस हुक्स लॉ. रबर बैंड का जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है. आपने उसका स्केच देखा है अभी, आपने थोड़ी देर पहले इसी फाइल में आपने ये वाला स्केच देखा था. अब ये हुक्स लॉ तो नहीं, हुक्स लॉ तो स्ट्रेट होता है. इलास्टिकली का मतलब हुक्स लॉ नहीं होता लाजमी तौर पे ना, क्योंकि उसके लिए स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. इफ द rubber band stretches elastically, the gradient of the force extension time gradient. अब ये आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि फोर्स एक्सटेंशन टाइम का जो वर्क डन होता है ना, फोर्स एक्सटेंशन टाइम का जो ग्रेडियंट होता है वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वर्क डन तो नहीं हो सकता. जो ग्रेडियंट होगा, फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन ग्राफ बनाओ जरा, और इसका ग्रेडियंट निकालो तो होगा एफ अपॉन ई. एफ अपॉन ई का मतलब है के. तो ये भी गलत है. If the rubber band stretches plastically, the rubber band will be longer after the force is removed than it was. ये बात सही है, क्योंकि देखो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन. तुमने देखा होगा रबर बैंड थोड़ा ढीले हो जाते हैं. तो वो कह रहे हैं कि अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई तो रबर बैंड विल बी लॉन्गर आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड. ये बात सही है, क्योंकि वो फोर्स हटाने के बाद थोड़ा सा लूज हो जाएगा. तो इसका जो आंसर है वो है डी. ठीक है, हमने ये डिफॉर्मेशन के कुछ एमसीक्यूज कर लिए, और जैसा हमारा तरीका है कि हमने पूरा पूरा डिस्कस किया ताकि कुछ थ्योरी रिवीजन भी हो जाए. तो हम आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं, एंड वी विल बी डूइंग इट इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.